दोस्तों नमस्कार। देखते हैं आज हम आरपीएफ के फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन जो कि आज 10 मार्च को पूछा गया था। इसमें दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत है ये पूछा गया था। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में जो है 2.4% है। और देखते हैं दोस्तों संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। संभावित प्रश्न में हम देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो ये रूस है। रूस का क्षेत्रफल है 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्हन ने 12वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी। कल्हन ने 12वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी है। तो रजत रंगनी। ये बार बार बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, रजत रंगनी। नेक्स्ट है संभावित प्रश्न जो है, रजत रंगनी पुस्तक किस विषय पर आधारित है। तो ये रजत रंगनी जो पुस्तक है दोस्तों, ये कश्मीर के विषय पर कल्हन द्वारा लिखा गया था। कश्मीर के विषय पर आधारित है दोस्तों। किस विषय पे है, तो कश्मीर के विषय पर आधारित है दोस्तों, कश्मीर के विषय पर। अगला है दोस्तों कि रजत रंगनी कितने खंडों में लिखी गई थी। तो ये 8 खंड में लिखा गया था दोस्तों। कितने खंड में, 8 खंड में लिखा गया था दोस्तों। रजत रंगनी 8 खंड में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था, किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये पूछा गया है। तो अगला है इसमें स्वदेशी आंदोलन। कौन सा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन जो है कि उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है रबी फसल किस माह में बोई जाती है। रबी फसल किस माह में बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों, रबी फसलें कब काटी जाती है। तो अप्रैल मई में। अप्रैल मई में रबी फसलें काटी जाती है। भारत में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी है। तो प्रमुख रबी फसलें गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है और मटर है। ये आने की संभावना है दोस्तों, आप इसलिए देख लें इसे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आया था क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो ये 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। देखते हैं इससे बनने वाले संभावित प्रश्न कौन हो सकते हैं। हरित क्रांति से, हरित क्रांति से संभावित प्रश्न होंगे। हरित क्रांति का जनक कौन है। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये पूछा जा सकता है जो कि। और भारत में कौन है, तो भारत में एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का क्या मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन में बहुत बढ़ावा दिया गया। पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन, दीपम 2.0 योजना किस राज्य की योजना है। ये करंट अफेयर से दोस्तों पूछा गया है कि यह है आंध्र प्रदेश से। किससे है, आंध्र प्रदेश से। अब देखते हैं दोस्तों संभावित प्रश्न कौन बन सकते हैं कि संभावित प्रश्न, आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी अभी जो बना है अमरावती प्रस्तावित है दोस्तों, प्रस्तावित है। और विशाखापट्टनम अभी कार्यकारी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। तो इसमें जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आने की संभावना है दोस्तों, उसको हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो विशाखापट्टनम है, कृष्णापट्टनम है और काकीनाडा है। विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और काकीनाडा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आया था कि यस बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है। यस बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है। तो मनीप जैन है। कौन है, तो मनीप जैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका यह संभावित क्वेश्चन है कि यस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2004 में। 2004 में। नेक्स्ट, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। आर्थिक उदारीकरण का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में। इससे जो पूछा जा सकता है संभावित वह है आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख घटक क्या थे। आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख घटक क्या थे। तो आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख घटक उदारीकरण, निजीकरण। आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख घटक थे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी सुधार जिसको बोलते हैं दोस्तों। अगला है कि न्यू 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उस समय दोस्तों, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे। और प्रधानमंत्री पीएम नरसिम्हा राव थे उस समय। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा। उसमें कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था। ये बहुत ही ये करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था दोस्तों, तो 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को। संभावित प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, भारतीय सिनेमा में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। तो पहला जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों देविका रानी 1969, देविका रानी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था दोस्तों 2002 में। 2002 में। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है
11वां मूल कर्तव्य क्या है? 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य माता पिता एवं अभिभावकों का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना है। यह 11वां मूल कर्तव्य है। अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अस्थायी बंदोबस्ती जो प्रणाली है कब लागू की गई थी? तो 1793 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह प्रणाली मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू थी? तो यह प्रणाली जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो द्वैध शासन प्रणाली तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ है प्रशासन के कुछ विषय भारतीय मंत्रियों और कुछ ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम किसका अनुसरण करता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का अनुसरण करता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भेजा गया था? मेघरलियूज भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? मेघरलियूज भेजा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज जो है 1942 में बनाई थी। 1942 में बनाई थी दोस्तों। यह होगा उसका आंसर। संभावित प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि इन्हीं का स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कब किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भावना और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संसद के संबंध में अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 344 तो भारतीय भाषा से संबंधित है। भारतीय भाषा से संबंधित है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को क्या किया गया है? राजभाषा का किस अनुच्छेद के तहत? तो ये क्या गया है 343 के तहत। ये संभावित प्रश्न है दोस्तों, आप इसको देख लेंगे। भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषा को। कितनी भाषा को? 22 भाषा को दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने बैंक खाते खोले गए थे? तो ये 53 करोड़ खाता खोला गया था। ये बड़ी नंबर है दोस्तों, 53 करोड़। अगला है संभावित प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तर है 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को यह जन धन योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वित्तीय समावेशन और हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था? यह नारा जो दिया गया था लोगों, यह पूछा गया है आज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था। अब कुछ संभावित प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर में लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो उनका ये संभावित है गीता रहस्य। फिर उसके बाद दोस्तों गीता रहस्य है दोस्तों, और आर्यन होमलैंड भी है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्यन होमलैंड। अगर ये दोस्तों पसंद आए तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आगे इससे